का लेक्चर नंबर 7 पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, मगर एक नया डायमेंशन ऐड हो रहा है। वो नया डायमेंशन जो है वो रिलेटेड है समथिंग कॉल्ड NCR, यानी के कॉम्बिनेशन, यानी के सिलेक्शन। अब मैंने आपको कहा था कि ये चैप्टर तो हम लोग बिल्कुल आखिर में पढ़ेंगे, बिल्कुल सच कहा था। इसके अपने जो क्वेश्चंस हैं वो तो आखिर में पढ़ेंगे, मगर इस कॉन्सेप्ट को प्रोबेबिलिटी में हमारे लिए ऑप्शनल है इस्तेमाल करना। हम चाहें तो इस्तेमाल करें, चाहे तो ना इस्तेमाल करें। वो आपकी राय मैं भी लूंगा जब हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे, कौन सा मेथड ज़्यादा आसान है। सबसे पहले तो इसमें वही बातें बताऊंगा जो बातें मैंने आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ P1 में बताई थी। मैंने आपको यह बताया था कि NC0 जो है वो 1 होता है, और NCN भी 1 होता है, और NC1N होता है। ये 3 काम की बातें बताई थी। ऑफ कोर्स कैलकुलेटर सबके पास है, मैं कुछ वैल्यूज अपने तौर पे निकालता हूं। 5C0 इसकी वैल्यू 1 है, 5C1 की वैल्यू 5 है, 5C2 की वैल्यू 10 है, 5C3 की भी वैल्यू 10 है, 5C4 की वैल्यू जो है वो 5 है, एंड 5C5 की वैल्यू 1 है। और इत्तेफाक की बात है, ये जो 5 वाली सीरीज़ है ये कल या परसों आपने बाइनोमियल में भी देखी थी, जब 5 दिनों की बारिश की कहानी थी। 6 प्रोबेबिलिटीज आई थी, ये भी गौर से देख ले। वो NCR वाला पहलू ये है। लेकिन बाइनोमियल के साथ क्या कंडीशन अटैच थी? द प्रोबेबिलिटीज शुड बी फिक्स्ड। अभी हम बाइनोमियल नहीं पढ़ रहे। हम NCR पढ़ने का मतलब बाइनोमियल पढ़ना नहीं है। NCR तो P1 में भी इस्तेमाल होता था। मैं इसी तरीके से 4 वाली कुछ वैल्यूज निकाल देता हूं। 4C0 इज 1, 4C1 इज 4, 4C2 इज इक्वल्स टू 6, 4C3 इक्वल्स टू 4, एंड 4C4 इक्वल्स टू 1। कोई और रूल हमने पढ़ा था जो मैंने यहां लिखा नहीं है, किसके बजाय सुनते जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, वो अलग चीज़ है। मैंने आपको बताया था NC1 इज n/1 फैक्टोरियल, NC2 इज n(-1/2 फैक्टोरियल। उसकी बात नहीं कर रहा हूं। क्या कोई और ऑब्जर्वेशन बताई थी? मैं हाईलाइट कर रहा हूं, अभी आप समझ जाएंगे। ये दोनों बराबर हैं, और ये दोनों बराबर हैं, और ऐसी इत्तेफाक की बात कर रहा हूं, ये दोनों बराबर है। बिल्कुल बताई थी। वो ऑब्जर्वेशन ये थी कि आपका जो NCR है दैट इज द सेम थिंग एज NCN-R। 5 में से 5 लोग बैठे हैं, 2 को सेलेक्ट करना ऐसा ही है जैसे कि 3 का सिलेक्शन कर दिया। 5 में से 3 को सेलेक्ट करना ऐसा ही है जैसे 2 को सेलेक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि 5 में से जब मैं 2 को सेपरेट करूंगा, ऑटोमेटिकली अ ग्रुप ऑफ 3 इज फॉर्म्ड। 5 में से 3 को मैं हटाऊंगा या 3 को सेलेक्ट करूंगा, ऑटोमेटिकली अ ग्रुप ऑफ 2 इज फॉर्म्ड। अग्रीड? दैट इज नो वंडर NCR इज NCN-R। ये तो सिर्फ कॉम्बिनेशन की बातचीत थी। अब हम दूसरी बातचीत में जाते हैं। लेट्स से मेरे पास एक जगह पे मेन है, वुमेन है, और आगे मैंने कुछ कैलकुलेशन के लिए जगह छोड़ी है। मेरे पास 5 मेन हैं, मेरे पास 4 वुमेन है, एंड आई वॉन्ट टू सेलेक्ट अ टीम ऑफ 4 पीपल। अब कहीं मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा टीम, कहीं मेरे मुंह से निकलेगा कमेटी, ठीक है, कहीं मेरे मुंह से निकलेगा डेलीगेशन, इसलिए कि एग्जाम में भी ये तीनों अल्फाज आते हैं। मैं टीम बोलूंगा, कमिटी बोलूंगा, डेलीगेशन बोलूंगा, इट ऑल मीन्स द सेम थिंग। अगर मैं कहूं कि मुझे 4 लोग चाहिए, अभी मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, तो मैं अलग अलग कैटेगरीज बना लेता हूं। मैं 0 मेन से स्टार्ट करता हूं। मैं 1 मेन पे गया, 2 पे गया, 3 पे गया, 4 पे गया, 5 पे जा सकता हूँ, लेकिन जाऊंगा नहीं। क्यों नहीं जाऊंगा? द रीजन बीइंग, जब मैं 0 मेन लूंगा तो टोटल करने के लिए कितनी वुमेन सेलेक्ट करूंगा? 4। मेरा टोटल 4 होना चाहिए। अग्रीड? 1 के सामने 3, 2 के सामने 2, 3 के सामने 1, 4 के सामने 0। अब गौर से देखें,
एक जगह पे असेंडिंग है, एक जगह पे डिसेंडिंग है, एक जगह 0 से जा रहे हैं 4 तक, एक जगह जा रहे हैं 4 से लेके 0 तक, टोटल इज 4. कॉमन सेंस टेल्स अस कि इफ आई वांट टू सेलेक्ट अ मेन, आई शुड सेलेक्ट इट फ्रॉम मेन एंड नॉट फ्रॉम वुमेन एंड वाइस वर्सा. इसका मतलब है 5 में से एक भी आदमी चूज नहीं किया, अभी मैं कोई बीच में साइन नहीं लगाऊंगा. 4 में से 4 चूज किया, पहले मैं सारे लिख देता हूं. 5 में से 1, 5 में से 2, 5 में से 3, 5 में से 4, और यहां 4C3 एंड 4C2 एंड 4C1 एंड 4C0. सही है. चूंकि मैं दोनों काम कर रहा हूं, उर्दू में और कहेंगे, इंग्लिश में एंड कहेंगे. सो देयरफॉर एंड का मतलब मैं यहां एंड करूंगा, हर जगह एंड एंड एंड, और एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई. इसका मतलब है मैं आदमी को भी सेलेक्ट करूंगा एंड वुमेन को भी सेलेक्ट करूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके मैं लिखूंगा द नंबर ऑफ वेज इन विच अ सर्टेन सिलेक्शन कैन बी मेड. मैं भी प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं भी नंबर ऑफ वेज पढ़ा रहा हूं. तो मैंने अगर मल्टीप्लाई किया, 5C0 1 है, 4C4 1 है, दिस कम्स आउट टू बी 1. ये 5 और 4 ये हो गया 20, ये 10 और 6 हो गया 60, 10 और 4 हो गया 40, ये हो गया 1 और 5 ये हो गया 5, टोटल हो गया 126. जिसके दिल में शक हो वो चेक कर ले. सही है. अगर मैं ये चीज लिखूं 9C4, इसका क्या मतलब है? क्या इस क्वेश्चन से रिलेटेड है? टोटल 9 है, मैंने कोई जेंडर की क्राइटेरिया नहीं रखा, मैंने कहा जितने 9 में से कोई भी 4 सेलेक्ट करें, इसका आंसर क्या आना चाहिए? 126. इसलिए कि वो इसकी कैटेगराइजेशन है, ये विदाउट एनीथिंग है, दोनों आंसर्स मैच करने चाहिए. अग्रीड. अगर मैं कहूं हाँ, इन हाउ मेनी वेज, हम साथ साथ कॉम्बिनेशन भी पढ़ रहे हैं. इन हाउ मेनी वेज कैन आई सेलेक्ट अ कमिटी ऑफ 4 वुमेन, तो इन 6 में से कौन सा आंसर है? सबसे पहले वाला. एक ही पॉसिबिलिटी है, चारों की 4 खवातीनों. अग्रीड. और अगर मैं कहूं इन हाउ मेनी वेज, नहीं, इन हाउ मेनी वेज कैन आई सेलेक्ट अ कमिटी विद इक्वल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन? 16. What is the probability of selecting such a committee? 60/126. जब आपके पास नंबर ऑफ वेज है, आपके पास टोटल है, आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, आपने डिवाइड कर दिया. इसका मतलब यह है कि मैं यहां पे एक टेबल बनाना चाहता हूं, और इस टेबल में मैं यहां लिखता हूं कि नंबर ऑफ मेन सेलेक्टेड इन दीज कमिटीज. It could be 0, it could be 1, it could be 2, it could be 3, it could be 4. यही है. मैं मेन के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूं, तो यहां पर मैंने ये 0 मेन और 1 और 2 और 3 और 4 इसके हिसाब से लिख रहा हूं ना. तो 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 ओवर, हर एक के नीचे 126 लिख दूं. तो पहले एक काम कर लेते हैं, हर एक के नीचे यहां मैं लिखता हूं प्रोबेबिलिटी, और यहां पे मैं लिखता हूं 126 नीचे, 126 नीचे, 126, 126, 126. सो फार सो गुड. जो न्यूमरेटर है वो भी सीक्वेंस में 1, 20, 60, 40, 5. 1, 20, 60, 40 and 5. Of course, the numerator adds up to the denominator, so all the probabilities adds up to 1. तो sum of probabilities सिग्मा नोटेशन इस्तेमाल किए, that adds up to 1. यहां तक सही है. जब आपने ओ लेवल मैथ पढ़ा था तो वहां पर आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा था. X is the number of goals scored in a match, total number of goals 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और नीचे क्या लिखा होता था? फ्रीक्वेंसी. आप उससे हिस्टोग्राम बनाते थे, आप जहां जरूरत होती थी CF बनाते थे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते थे, एंड सो ऑन. तो अगर ऐसा टेबल जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी लिखी हो, इसका क्या नाम होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. सो दैट इज व्हाट यू जस्ट मेड. बात समझ में आ रही? आपने यही काम किया और आपने एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया. ये जो वेरिएबल था
वो था नंबर ऑफ मेन। तो ये एक वेरिएबल है। हो सकता है एक सिनेरियो में 0 हो, एक में 1 हो, एक में 2 हो, एक में 3 हो, एक में 4 हो, जैसे कल हम लोगों ने या परसों हम लोगों ने बाइनोमियल में किया। x इज द नंबर ऑफ रेनी डेज, 0 रेनी, 1 2 3 4 5। उसमें इसमें फर्क क्या है? ये अच्छा सवाल है। बाइनोमियल का हाईलाइट क्या था? किस चीज से मैंने कहा था कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे? प्रोबेबिलिटीज इज फिक्स्ड। यहां पे प्रोबेबिलिटी फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने एक आदमी चूज कर लिया सो द नंबर ऑफ मेन डिक्रीजेस नेचुरली। एक ही को एक से ज्यादा जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अभी और क्वेश्चन में और ज्यादा वाज़ेह होगा। तो ये बाइनोमियल जैसा है मगर बाइनोमियल नहीं है क्योंकि ये यहां पे प्रोबेबिलिटी फिक्स नहीं है। अग्रीड विद दिस पार्ट? ये जो चैप्टर अभी हमने स्टार्ट किया है, नाउ इट्स टाइम टू रिवील इट्स नेम। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना उसका हिस्सा है। जो ऑफिशियल नाम है दैट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, DRV इसको प्यार से कहते हैं। S2 में पढ़ेंगे CRV, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। वहां इंटीग्रेशन से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। एरिया अंडर कर्व का कॉन्सेप्ट, उससे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। यहां पे DRV टेबल बनाएंगे। जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, कहीं वो ट्री डायग्राम से बनेगी, कहीं वो पॉसिबिलिटी या सैंपल स्पेस डायग्राम, ये इसका दूसरा नाम है, इससे बनेगी, कहीं वो NCR से बनेगी, जैसे कि मैं अभी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जब हम परम्यूटेशन पढ़ लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो परम्यूटेशन से भी बनाएंगे, लेकिन बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। इस चैप्टर का नाम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। अब इसमें हर लफ्ज़ का मतलब क्या है? वेरिएबल तो बहुत ऑब्वियस है कि जैसे नंबर ऑफ मेन था इन दोज कमिटीज, दैट इज अ वेरिएबल। इट कुड बी 0, इट कुड बी 1, इट कुड बी 2, इट कुड बी 3, इट कुड बी 4 इस क्वेश्चन में। डिस्क्रीट का क्या मतलब है? दिस विल टेक इंटीजर वैल्यूज, और मैं यहां एस्ट्रिक्स बना देता हूं। एक्सेप्शंस आर देयर, ओनली वन एक्सेप्शन, दैट इज व्हेन वी डील विथ मनी। अगर मैं कहूंगा $1.20 है तो ये एक एग्जैक्ट वैल्यू है, ये डिस्क्रीट वैल्यू है, दैट इज काउंटेड। डिस्क्रीट का मतलब होता है ऐसा वेरिएबल जिसको हम काउंट कर सकें, पैसा गिनते हैं। वो अलग बात है कि अगर सारे एक ही साइज के हैं तो आप रूलर रख के भी नाप सकते हैं कितनी लंबी थपी है, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन ऑफिशियली यू काउंट मनी। So any variable in which counting is there, that is called discrete. The number of men, it has to be an integer. The only exception is this. वो बाद में देखेंगे exception को. The question is, why do we call it random? Because every possibility is considered, is taken care of. उसका ख्याल रखते हैं। जब हर possibility का ख्याल रखते हैं, so that means sum of probabilities adds up to 1. Hence the name DRV. ठीक है, इसके नाम की हिकमत है, इसकी लॉजिक है। टेबल बनता है, उस नाम से भी मशहूर है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। टेबल बना के दो चीजें वो कैलकुलेट कराता है, एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस, जो कि बाइनोमियल का भी अभी मैंने छोड़ा हुआ है। तो बाइनोमियल के एक्सपेक्टेशन वेरिएंस, इसका एक्सपेक्टेशन वेरिएंस, मीन वेरिएंस एक नई चीज है, वो कैसे निकालता है उसका अपना असूल है। यहां पे अभी हमारा फुल फोकस प्रोबेबिलिटी पे है। अब हम किस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे? लेट्स लुक एट दिस फर्स्ट पास पेपर का क्वेश्चन। पहले उसको पढ़ लें और सिर्फ फॉर राइट नाउ पार्ट 3 पे फोकस कीजिएगा, पैराग्राफ पढ़ने के बाद नेचुरली। It says a vegetable basket contains 12 papers, of which 3 are red and 4 are green and 5 are yellow, orange. 3 papers are selected at random and क्या लिखा है?
विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जैसे ही ये क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लिखेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी फिक्स नहीं है। डन हो गया। मेरा फोकस अभी तीसरे पार्ट में है, बाकी पार्ट्स में हम देखेंगे, सिनेरियो के हिसाब से आएंगे। अब क्वेश्चन पढ़े, क्या लिखा है। फोकस है ऑन द वर्ड ग्रीन, तभी उसको बोल्ड किया हुआ है। द नंबर ऑफ ग्रीन पेपर्स टेकन is denoted by the discrete random variable x. Draw up a probability distribution table for x. ठीक है। अच्छा, लोग कुछ सादा मिजाज भी होते हैं, तो वो समझते हैं अभी आगे कुछ किया नहीं किया, उन्होंने यूं करके टेबल बना दिया। ठीक है, मैं सीरियस कह रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। लोग होते हैं इस टाइप के, उन्होंने यूं देखा और ये टेबल बना दिया और उन्होंने कहा टेबल बन गया। टेबल बनने के लिए पहले मेहनत करनी होगी, पहले प्रोबेबिलिटीज निकालनी होगी, फिर उसको फिल अप करना होगा। टेबल का मतलब यह है कि फिल इट अप, नॉट ए एम्प्टी टेबल। अब यहां पर इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कर सकता हूं, मैं दोनों तरीके आपको बताता हूं। पहला तरीका यह है कि जो अभी पढ़ा है मैं इससे करता हूं क्वेश्चन, अभी फ्रेश पढ़ा है। अब यहां पे आप एतराज कर सकते हैं और एतराज करना चाहिए। वहाँ तो मैन वुमेन की बात हो रही है, यहाँ तो ग्रीन की भी बात हो रही है, रेड की भी बात हो रही है, येलो की भी बात हो रही है। वहाँ 2 कैटेगरी थी, यहाँ 3 वैलिड है। आप उसको 2 बना ले। आप उसकी 2 कैटेगरी यूं बनाएंगे, आप बनाएंगे ग्रीन वर्सेस नॉट सो ग्रीन। सही है। वही आपने गेम खेला सक्सेस वाला। सक्सेस ग्रीन, बाइनोमियल नहीं है लेकिन सक्सेस का लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं। Success is getting a green paper, not success या failure is any other color। तो ये वाले हो गए 4, ये वाले हो गए 8। डन हो गया। फिर से एक नज़र देख लें मैंने क्या किया। यहाँ कितने लोगों की कमिटी थी? 4 की। तो मैं 0 से कहाँ तक गया? 4। और फिर उधर से उल्टा गया 4 से 0। हर कैटेगरी में टोटल 4 था। यहाँ पे कितने पेपर्स की आपको ज़रूरत है? 3 की, 3 पेपर्स, टॉप राइट। सो देयरफॉर मैं लिखूंगा 0, 1, 2, 3। जो सक्सेस है उसको लेफ्ट हैंड के कॉलम में लिखें ताकि 0, 1, 2, 3 यूं लाइन में है। सामने लिखेंगे 1, 2, 3 एंड 4। माई बैड, 0, 1, 2, 3। माई बैड 3, 2, 1, 0। ठीक है, थैंक यू। असफर, अगर आप आगे नहीं होते तो मसला हो जाता। ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पर जैसे मेन को मेन से सेलेक्ट करते हैं, वोमेन को वोमेन से सेलेक्ट करते हैं, हरी मिर्चों को हरी मिर्चों से सेलेक्ट करें, बाकी कलर्स को बाकी कलर्स से करें। अग्रीड। तो यहां पे अब जरा मुझे कैलकुलेटर की जरूरत होगी, अगर आंसर याद रह गया तो अच्छी बात है। 4C0 into 8C3, आई थिंक दिस इज 56। 4C1 into 8C2, डबल चेक कीजिएगा, 56 है। आई थिंक ये 112 है या कुछ और है, 112। एंड 4C2 into 8C1, ये 48 है। और ये आखिरी है 4C3 into 8C0, ये सिर्फ 4 है। टोटल जब मैं ऐड करूंगा तो ये आएगा 220। और 220 किस और चीज के बराबर है? कितने हैं टोटल? 12। कितने निकाल रहे हैं? 3। तो दिस शुड इक्वल टू 12C3। डबल चेक। ये मैं इससे डबल चेक कराता हूं जैसे वहां 9C4 डबल चेक कराया, तो यहां ये चेक कराया, सुकून हो जाए कि कोई चीज मिस आउट नहीं हुई है। ठीक है। ये तो मुझे पिछले उससे आंसर्स याद थे पिछली क्लास से, लेकिन ऑफकोर्स आप कैलकुलेटर में करेंगे। 56, 112, 48, 4, 56 और 4, 60, 112 और 48, 160, दोनों एडअप होकर 220। यहां तक सही है। इसने क्या पूछा है मुझसे? इसने कहा ड्रॉ अप अ टेबल। तो मैं अब टेबल बनाना शुरू करता हूं। जो x है दैट इज नंबर ऑफ ग्रीन पेपर्स टेकन, उसने इसका नाम रख दिया है x। और नीचे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी, और यहां पे टेबल शायद मुझे शॉर्ट पड़ेगा तो ये जरा सा बड़ा बना देते।
यहां पर मुझे x लिखना है, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिखनी है। तो यहां पे हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो। व्हाट शुड बी द डिनोमिनेटर? 220। हर एक में 220। जब मैंने आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाना स्टार्ट किया था आज से 6 क्लासेस पहले, तो मैंने कहा था कि मुख्तलिफ फ़ायदे मिलेंगे रिड्यूस ना करने के। ये तीसरा फ़ायदा है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा, सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड करें और आपको पता चल जाएगा कि ये 1 है। चौथा फ़ायदा भी होगा। चौथा फ़ायदा ये होगा कि जैसे आप मीन निकालते थे सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, यहां से भी मीन निकालेंगे तो फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। जस्ट मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज with this value, this value, with this value, with this value, with this, and once divide by 220 because time is very short in this one. इसको हल्का मत लीजिएगा। जो ओ लेवल मैथ्स है वो आपकी पक्की करा रहा हूं, जैसे भी पढ़कर आए थे। यहां पर जो है वो न्यूमरेटर है 56, यहां है 112, यहां है 48 और यहां है 4। ये मेरा टेबल कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 पढ़ें, क्या लिखा है? Show that the probability of getting exactly 2 green peppers is 12 over 55, which is the same thing as 24 over 110, which is the same thing as 48 over 220, which is already written. अच्छा, यहां पे बेचारा एग्जामिनर हमें मदद करने के लिए ये वैल्यू देता है, लेकिन ये मदद लोग सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। वो इस सेंस में कि अगर ट्रिग्नोमेट्री का मैं मिसाल दूंगा कि अगर मैं आपसे कहूं, उसमें हालांकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, उसमें रेंज निकालना वैसे भी आसान है। अगर वो कहेगा पहला पार्ट फाइंड द रेंज, दूसरा पार्ट स्केच द ग्राफ, तो मैं जब ग्राफ बना ही लूंगा तो उसमें क्या रेंज नहीं आएगी? नेचुरल सी आ जाएगी। तो अगर मैं पार्ट 3 कर ही लूंगा तो पार्ट 2 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब जो अक्लमंद लोग होते हैं, और वो अक्लमंदी मैं आपको सिखा रहा हूं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस नजर आएंगे, एक एक पार्ट का आंसर दिया होगा, उससे डिस्ट्रैक्ट मत होएगा, वो लालच दे रहा है आपको। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए पढ़ने के बाद कि आप डायरेक्ट आखिरी पार्ट में जाएंगे अगर उसमें अगला कोई पार्ट ना हुआ तो। इस तरह के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वाले पार्ट में जाएंगे और जो भी उसने बीच में पूछा होगा वो निकल चुका होगा। चैलेंज, जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे देख लीजिएगा। अगर आप उसके ऊपर फोकस करेंगे तो ये तो आपको करना ही करना है, पता चला उसके लिए अलग से मेहनत कर रहे हैं। व्हाई शुड बी वेस्ट आवर टाइम? बात समझ में आ रही है? वो आपकी अच्छी नीयत के साथ मदद करना चाह रहे हैं, मगर लोग उस ऑर्डर में जब करते हैं तब वो वक्त ज़ाया हो जाता है। आपको करना ही है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, चाहे ट्री डायग्राम हो, चाहे पॉसिबिलिटी स्पेस डायग्राम हो, चाहे कॉम्बिनेशन हो, चाहे परम्यूटेशन हो, कोई भी मेथड हो, चाहे बाइनोमियल हो। बाइनोमियल का भी तो टेबल बन सकता है, उस दिन बनाया था ना, 0 1 2 3 4 5 6 आप लोगों ने ऐड किया था, वो थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैंने कहा वो मसला तो आएगा, तो वो उसका टेबल था, यहां इसका टेबल बन गया। क्लियर हो गया? अब आए पहले पार्ट पे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 3 पेपर्स आर ऑल डिफरेंट कलर्स। ठीक है, बल्कि 1 मिनट के लिए पहला पार्ट पॉज करें। लेट मी फर्स्ट कॉपी दिस क्वेश्चन और आपको दूसरा मेथड तो बता दूं कि दूसरा मेथड किस तरीके से करेंगे। दूसरा मेथड जो है वो चीज़ें जो आप इतने दिनों से पढ़ते आए और अचानक आप भूल चुके। कौन सा मेथड है? ट्री डायग्राम नहीं बन सकता इसका? बन सकता है, बनाना चाहिए या नहीं, दैट इज अनदर क्वेश्चन। बन सकता है, द आंसर इज यस। ठीक, ये पहला, ये दूसरा, तीसरी ब्रांचेस। ठीक है, सबसे पहले मुझे यह बताएं कि सबसे पहला डिनोमिनेटर क्या होगा? टोटल कितना थे? 12 पहले। और उससे भी पहले ये बताएं ब्रांचेस में क्या लिखूं, एक में ग्रीन और एक में नॉट ग्रीन। तो यहां 12 12, अगले में 11 11। ठीक है, दराज 11 11 नहीं है। ठीक है, अगले में 10 एंड सो ऑन। फाइनल आउटकम्स कितने हैं? 8। अब आपकी मर्जी, आप ट्री डायग्राम से निकालें या आपकी मर्जी आप ट्री डायग्राम के कॉन्सेप्ट से निकालें।
अगर मैं ट्री डायग्राम के कॉन्सेप्ट से निकालूंगा तो मैं कहूंगा जीरो ग्रीन। अब गौर से देखेगा, जीरो ग्रीन के लिए मैंने 3 फ्रैक्शंस बनाए, नीचे 12, अगला 11, अगला 10, वही चीज चल रही है। लेकिन मैं ट्री डायग्राम की निटी ग्रिटी में नहीं जा रहा हूं, मैं उसके साइड साइड से वर्किंग कर रहा हूं। पहले मैं सारे लिख देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ग्रीन, ये भी 1 2 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ग्रीन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ग्रीन। सही है? यहां 12, 11, 10 एंड सो ऑन। अब लेट मी टेक आउट ए ग्रीन मार्कर, और नॉट ग्रीन के लिए मैं रेड इस्तेमाल करूंगा। जीरो ग्रीन में मैं टोटल यहां लिख दूं ताकि आप लोगों को ढूंढना ना पड़े। 4 ग्रीन है, 8 नॉन ग्रीन है। जब जीरो ग्रीन है इसका मतलब है सारे के सारे नॉन ग्रीन है। तो 3 न्यूमरेटर्स क्या हैं बोले? 8, 7 एंड 6। अब खूबसूरती से पैटर्न देखिएगा। अगले वाले में 1 ग्रीन है, तो पहले तो 8 भी आएगा, 7 भी आएगा, मगर ग्रीन का 4 भी आएगा। 2 निकले नॉन ग्रीन में से और 1 निकलने की प्रोबेबिलिटी है ग्रीन में से। अगला 2 ग्रीन है, तो 1 नॉन है और दूसरा 2 ग्रीन है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 4, 3, 2। ये पैटर्न, ये खूबसूरती देख ले। ये पैटर्न का गेम है। ये मैं प्रोबेबिलिटी से कर रहा हूं। ट्री डायग्राम का शॉर्टकट विद फिक्स प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल था। ट्री डायग्राम का शॉर्टकट विदाउट रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। किस चीज का ख्याल रखना रह गया? क्या हर एक के एक एक ऑप्शन है? अब 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, इतना पढ़े लिखे अभी नहीं है हम लोग, ठीक है? यहां पे जीरो ग्रीन का मतलब है नॉट नॉट नॉट, देखते जाएगा। 1 ग्रीन का मतलब है नॉट नॉट इन अ ग्रीन, अभी भी देखते जाएगा। यहां पे 1 2 ग्रीन है और 1 नॉट है, एंड लास्ट में तीनों ग्रीन है। अग्रीड? क्या मैंने आपको पहली क्लास में ये नहीं बताया था कि अगर 3 कलर्स है, तीनों एग्जैक्टली सेम है, दैट कैन ओनली बी अरेंज इन 1 वे? ठीक है, अगर बताया था तो यहां पे 1 आएगा, यहां पे भी जरा जगह बना देते हैं, यहां पे भी 1 आएगा। और NNG, NGN, GNN, यहां पे 3 आया, और सिमिलरली यहां पे 3 आया। अब जरा गौर कीजिएगा कि जिसको मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं, 1 और 3 और 3 और 1, दैट एड्स अप टू 8। जो आप कह रहे हैं फैक्टोरियल, वो मैं अभी इससे नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अभी परम्यूटेशन कहां पड़ा है और जरूरत भी नहीं है उसकी। उसके बगैर ही उसका जस्ट दे दिया, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। मैंने पढ़ाए बगैर आपको आइडिया दे दिया 3 तक, यहां तक सही है। अब आते हैं इस पार्ट पे, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 पेपर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। तो इसको प्रोबेबिलिटी से कर लेते हैं। नीचे लिखा 12, नीचे लिखा 11, नीचे लिखा 10, ऊपर क्या लिखूं? 1 आ गया रेड, रेड का 3 लिख दिया। 1 आ गया ग्रीन, ग्रीन होगा 4 में से, और 1 आ गया कौन सा कलर? येलो, येलो की जगह मेरे पास ऑरेंज है, उसी से काम चलाएं। ये हो गया 5 एंड 6। ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA। या इन कलर्स की बात करेंगे तो रेड, ग्रीन, येलो, रेड, येलो, ग्रीन, ग्रीन, रेड, येलो, ग्रीन, येलो, रेड, येलो, ग्रीन, रेड, येलो, रेड, ग्रीन। सही है? दिमाग की सारी बत्ती खुल जाएगी, सारे दिमाग के सारा जंग दूर हो जाएगा। प्योर मैथ्स के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि ये कर सके, उसकी अपनी ब्यूटी है, इसकी अपनी ब्यूटी है। जो S1 आपको पढ़ाएगा, बिलीव मी, यूनिवर्सिटी क्या मास्टर्स लेवल में भी कर ले, S1 जितना स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट नहीं होगा, इतना स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है ना। P3 है, P3 की अपनी एक अलग ब्यूटी है। M1, S1, S2, द मोस्ट स्ट्रॉन्ग वन इज S1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर लगा हुआ है तो। ये क्वेश्चन जरा पढ़ें।
ठीक है, अब ये मत पूछेगा कि डक्स और गीस में क्या फ़र्क होता है, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, अ स्मॉल फार्म हैज़ 5 ducks and 2 geese, तो D फॉर डक एंड G फॉर गीस, ये 5 है, ये 2 हैं, कितने सेलेक्ट करने? 4। अच्छा, पहले सुकून से ऑप्शंस लिख दें, जो एग्जिस्ट नहीं करेगा वो काट देंगे, कोई बुराई नहीं है इसमें, अपना फ्लो मत खराब कीजिएगा। 0 1 2 3 4 एंड 4 3 2 1 0। अब उछलने वाले हेटर्स गोना हेट यू, वो ये कहेंगे कि ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो नहीं करता तो काट दे। एग्जामिनर को भी ऐसे ही बताएंगे, आपने अपना पैटर्न लिखा, हाँ बेचारी गीस है ही 2, तो हाउ कैन ही सेलेक्ट? एक बच्चा बेचारा कैलकुलेटर इस्तेमाल करके कह रहे हैं सर इसमें तो इन्फिनिटी आ रहा है। मैंने कहा भाई 2 गीस में से 4 कैसे खींचेंगे? निकाल ही नहीं सकते ना, ये भी नहीं खींच सकते। हाँ, ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। अब क्या कह रहे हैं? ड्रॉ अप अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बहुत आसान, हर एक का नंबर ऑफ वेज निकालने। 5C2 इंटू 2C2, ये आ गया 10। 5C3 इंटू 2C1, ये 20 हो गया। 5C4 इंटू 2C0, ये कितना हो गया? 5, तो ये हो गया 35। यहाँ तक सही है। अब एक काम करें, कैलकुलेटर निकाल के डबल चेक कर लें, क्या 7 में से 3 को सेलेक्ट, 3 कर रहे 4 सेलेक्ट करना, क्या ये भी 35 है? ठीक है, तो ये डबल चेक हो गया। बात समझ में आई? इसका मतलब है इसकी प्रोबेबिलिटी है 10/35, इसकी है 20/35, इसकी है 5/35। ये किस चीज़ की है? ये है प्रोबेबिलिटी x = 2 डक्स के हिसाब से बनाना है या किसके? गीस के हिसाब से। ठीक है, तो गीस के हिसाब से अगर बनाना है तो आप लिखेंगे, ये वाला 0 गीस है ना, तो प्रोबेबिलिटी x = 0, प्रोबेबिलिटी x = 1, प्रोबेबिलिटी x = 2। सही है? इसके बाकी पार्ट से मैंने अभी उस पर फोकस नहीं किया जी। सेकंड वाला इस्तेमाल किया ना, यानी सॉरी लास्ट 3 इस्तेमाल किए, फर्स्ट 2 स्किप किया। मुझे 2 एम्प्रेस मार्केट चलते हैं, वहां 2 गीस में से 3 निकाल के बता दें। ठीक है, एक्सेप्शंस आते हैं, मैं उसमें अभी डिस्कस नहीं कर रहा। अच्छा जी, अशोक हैज 3 ग्रीन पेन्स and 7 red pens, 3 green 7 red. His friend Rod takes 3 of the pens at random. ठीक है, अब ये 3 निकाल रहे हैं, मैं फिर से हिम्मत कर रहा हूं। फोकस क्या है? फोकस ग्रीन पर है। अब देखिए, उसमें मैंने गौर से नहीं पढ़ा था, मैं एक स्टैंडर्ड बनाना चाह रहा हूं। मैंने डक पहले पढ़ा, गीस पहले पढ़ा, मैंने ड्रॉ कर लिया, कोई बुराई नहीं है, मेरे कोई आंसर रॉन्ग नहीं हुआ। लेकिन कोशिश करें जिसको वो एक्स ले रहे हैं उसको उल्टे हाथ पे रखें, ताकि अब वो वर्डिंग लिखने में आपको मसला नहीं हो। यहां पे अगर मैं ग्रीन को सब्जेक्ट बनाऊंगा, दैट इज माई एक्स, तो मैं लिखूंगा 0 1 2 3 3 2 1 0। अब गौर से देखिएगा, यहां पे क्या सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं? मेरे ख्याल से यहां तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, so this is 3C0 into 7C3, this is 3C1 into 7C2, this is 3C2 into 7C1, and ज़रा सा ऊपर नीचे हो गया 3C3 into 7C0। जो भी 4 आंसर्स है उनका टोटल किसके बराबर होना चाहिए? 10 में से 3 जो भी चीज़ आती है उसके बराबर। कितना है? 120। थैंक यू। अब आप मुझे बताएं, इस तरह के क्वेश्चन में क्या प्रोबेबिलिटी आसान है या कॉम्बिनेशन आसान है? कॉम्बिनेशन इसलिए आसान है क्योंकि इसमें आपको ब्रांचेस की फिक्र नहीं करनी। ठीक है, और पैटर्न तो खैर दोनों में ही मज़ेदार था, लेकिन उसमें ब्रांचेस का ख्याल रखना है, इसमें ख्याल नहीं रखना। अब सवाल ये, ख्याल क्यों नहीं रखना? क्योंकि सी फॉर सिलेक्शन, द वर्ड सिलेक्शन इज देयर और यहाँ पे NCR इज देयर, तो मैं कह रहा हूँ सी फॉर सिलेक्शन। सिलेक्शन में ऑर्डर का ख्याल नहीं रखते। मैंने 2 मार्कर्स सेलेक्ट किए, मेरे नसीब के दोनों मार्कर्स है, 2 आइडेंटिकल मार्कर्स, जो भी कलर हो सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसकी अरेंजमेंट की फिक्र नहीं करूंगा। जब अरेंजमेंट की फिक्र करूंगा वो परम्यूटेशन बनेगा, तो हम तो उससे कर ही नहीं रहे।
जो प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम का कॉन्सेप्ट है उसमें बगैर बताए हुए अरेंजमेंट का ख्याल रखना है, तभी तो आप कर रहे हैं आर एन एन, या फॉर एग्जाम्पल आर फॉर रेड, सॉरी जी फॉर ग्रीन एंड एन फॉर नॉट ग्रीन, जी एन एन, एन जी एन, एन एन जी। आप ऑर्डर का ख्याल रख रहे हैं, इसमें आपको पता भी नहीं लग रहा है हो क्या रहा है। आपने कहा सिलेक्शन है, इतने हो सकते हैं विदाउट एनी यानी रिस्ट्रिक्शन। क्या चीज़ें हैं ये, ग्रीन और रेड की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे ये होगा, उसके हिसाब से टेबल बना लिया। एंड दैट फिनिशेस लेक्चर नंबर 7 ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसमें आज का फोकस था एनसीआर।